कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको इशूड ऑफ शेयर टॉपिक करा रही हूँ। ये आपका 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और सीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कराते हैं। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अंशों का निगमन, इशूड ऑफ शेयर। सबसे पहले हम अंश को समझेंगे। अंश किसे कहते हैं? शेयर। शेयर किसी भी कंपनी की समस्त पूंजी छोटे छोटे भागों में बटी होती है, प्रत्येक भाग अंश कहलाता है। अब इसकी इंग्लिश में बता रही हूँ मैं। वुल द कैपिटल्स ऑफ कंपनी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट, ऑल पार्ट्स कॉल्ड शेयर। जैसे इसको एग्जांपल समझेंगे। एक्स ने 10 लाख रुपए से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। अब रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपए से कराया, लेकिन इसके पास 10 लाख रुपए नहीं है, तो इसने अपनी पूंजी को 10 में डिवाइड कर दिया 10 रुपए के हिसाब से। तो कितने शेयर हो गए? 1 लाख। 1 लाख शेयर इसने अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और ₹10 ईच, 10 रुपए का एक है। इसने क्या किया? 10 लाख में से 1 लाख में से 40,000 तो अपने पास रखे एक्स ने, और बाकी ए, बी, सी और डी ने लगाए। तो इसने ए ने खरीदे 10,000, तो ये 10,000 यानी 10% का हिस्सेदार है। बी ने 20,000 लगाए, तो ये 20,000 का लाभ लेगा, 20% लाभ लेगा। ऐसा नहीं है कि ये लगातार ही हो सकता है ए के पास पैसे ना हो, ये कभी भी बी को बेच सकता है, और ये इसका परसेंटेज जो है बी का 10 + 20 30,000 शेयर यानी 30% शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, ये आपस में शेयर को परचेज सेल्स कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्या है ये? 1 लाख शेयर है और 10 रुपए का एक है, यानी छोटे छोटे भागों में बट गया। अंश 2 प्रकार के होते हैं। अंश 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। नाम से ही पता चल रहा है, प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस, प्री प्लस रेफरेंस। प्री रेफरेंस यानी पहले ही रेफरेंस है, किस चीज़ पर अधिकार है। इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक्स और वाई, 2 व्यक्ति हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स ने इक्विटी शेयर खरीदे और वाई ने प्रेफरेंस से। अब जब लाभांश मिलेगा, लाभांश यानी डिविडेंड मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले, जैसे 6% है और इसने 1 लाख की मनी लगाई हुई है, तो 1 लाख का 6% 6,000 रुपये इसको, 6,000 रुपये इसको क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा, और बाकी सारा इसको मिलेगा। अगर कम हो, ज़्यादा हो, प्रॉफिट कितना भी हो, इसे कोई मतलब नहीं। अगर 6,000 रुपये हो रहा है तो इसे कोई मतलब नहीं है प्रेफरेंस शेयर को कि कितना हो रहा है, इसे केवल अपने लाभांश, अपने हिस्से से मतलब होता है। दूसरा, अगर कंपनी समाप्त होती है यानी कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है, तो सबसे पहले इसको अपना पैसा मिलता है, डिवेंचर के बाद इसको अपना पैसा मिलता है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बड़ा फायदे में है प्रेफरेंस शेयर, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट देने का अधिकार इसको है नहीं है, और इक्विटी शेयर वालों को वोट देने का अधिकार है। संचालकों की नियुक्ति भी इक्विटी शेयर वाले कर सकते हैं, इनको कोई भी नियुक्ति नहीं कर सकते। यानी कि जो व्यक्ति रेगुलर इनकम कमाना चाहता है वो प्रेफरेंस शेयर को खरीदेगा, लेकिन जो व्यक्ति उतराव चढ़ाव में यकीन करता है वो इक्विटी शेयर को खरीदेगा। अब पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला संचयी यानी क्यूमुलेटिव। संचयी का अर्थ होता है, इसमें अगर जिस साल लाभांश नहीं होता, सपोज करो कंपनी लॉस में जा रही है या कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसका जो है ये अगले ईयर्स में वो जो अपना डिविडेंड है वो ले लेगा। असंचयी, इसमें कोई जिस ईयर में प्रॉफिट होता है उस ईयर में ये लेगा, जिस ईयर प्रॉफिट नहीं होगा उस ईयर ये नहीं लेगा। परिवर्तनशील यानी कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर उसे कहते हैं जो कुछ समय के बाद इक्विटी शेयर में चेंज हो सकते हैं। अपरिवर्तनशील नॉन कन्वर्टेबल वो शेयर होते हैं जो कभी भी जो है इक्विटी शेयर में चेंज नहीं होते, हमेशा प्रेफरेंस शेयर ही रहते हैं।
विमोचनशील यानी रिडेम्बल, यानी इसे हम पे कर सकते हैं कुछ समय के बाद, 10 साल 15 साल बाद लिखा होता है कि इसके बाद ये रिडम्पशन आप लोग कर सकते हैं, इसका शोधन हो सकता है। अविमोचनशील, इसका जिंदगी भर जब तक कंपनी समाप्त नहीं हो पाती तब तक इनका कभी भी रिडम्पशन नहीं हो पाता, इनरेडेबल होते हैं ये। भागयुक्त पार्टिसिपेट ये लोग जो हैं इनका कुछ हिस्सा होता है कि ये इतने प्रॉफिट में इतने परसेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो इनका परसेंटेज है जो मैंने बताया था, जो परसेंटेज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लाभ होता है कंपनी को तो उसमें भी इनका कुछ पार्ट्स रहता है। नॉन पार्टिसिपेट, इनका केवल अपनी परसेंटेज तक ही रहता है सीमित, इनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई भी भाग नहीं होता। अब है गारंटीड में कोई संपत्ति कंपनी के कोई एसेट या कोई शेयर्स वगैरह इनकी जो है सिक्योरिटीज के लिए रहते हैं। अब अगला है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन कंपनी की अंश पूंजी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। मैंने बताया कैपिटल ऑफ कंपनी किसे कहते हैं, जैसे 1 लाख शेयर थे, 10 रुपये का एक है, ये आपकी कैपिटल है। शेयर कैपिटल जो है वे कई प्रकार की है। नंबर 1 अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल किसे कहते हैं, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। जिस पूंजी के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे 10,000 1 लाख शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख शेयर है और 10 रुपये का एक है, उससे रजिस्ट्रेशन कराया। इससे ज़्यादा वो अपने जीवन काल में पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते, जितना उसने कह दिया उतना ही वो इशू करेंगे। सेकंड है निगमित पूंजी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। जितना आपने ऑथराइज किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका ही पार्ट होता है। जैसे 10 लाख रुपये 1 लाख रुपीज़ ऑफ ₹10 ईच आपने क्या किया, ऑथराइज कैपिटल है। और इनमें से 1 लाख में से कंपनी ने 1 लाख में से 40,000 शेयर जो है कंपनी ने इशू किए, तो इशूड कैपिटल इससे कम, अधिकृत पूंजी से कम हो सकती है, ज़्यादा कभी भी नहीं होती है, इसी का ही भाग होती है। तीसरा है अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो भाग जो जनता ने खरीद लिया है। निगमित पूंजी जो जनता के सामने पेश की है, हमने बेचने के लिए रखी है, और अभिदत्त जो जनता ने खरीद लिया है, जो जनता ने ले लिया है, उसे कहते हैं अभिदत्त पूंजी। जो हमने इशू किया है, जैसे 40,000 शेयर इशू किए थे, उससे ज़्यादा नहीं होती, उससे कम हो सकती है सब्सक्राइब, लेकिन उससे ज़्यादा हम जो है अलॉटेड नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब कैपिटल किसका पार्ट होता है, इशूड कैपिटल का, यानी जो जनता ने खरीद लिया है। जैसे हमने बताया था, एक बार और बता रही हूँ, 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक है, कंपनी ने इशूड किए 40,000 शेयर, लेकिन जो पब्लिक ने खरीदे वो 30,000 शेयर खरीदे, तो हम 30,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग है अलॉट करेंगे। चौथा है याचित पूंजी या मांगी हुई पूंजी, से कॉल्ड अप कैपिटल भी कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल जो कंपनी मांगती है पैसे, अपनी किस्तों में मांगती है। कैसे मांगती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे ही बहुत सारी कॉल भी हो सकती हैं, जनरली इतना ही क्वेश्चन आता है। तो अपना पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में मांगती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो इंसान 10,000 शेयर खरीद रहा है तो उसे 10 रुपये का एक है, तो एक साथ 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। तो कंपनी क्या कहती है कि किस्तों में पैसे दे सकते हो, जैसे एप्लीकेशन पर 1 रुपया, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 4। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी कहती है कि बस तुम मुझे 4 रुपये मत देना, ये आवश्यकता पड़ने पे जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब मुझे दे देना, और मुझे अभी आप 6 रुपये दे दो। तो जितनी कंपनी ने पैसे मांगे हैं किस्तों में, जितनी किस्तें मांगी हैं, उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे। नंबर 5 है प्रदत्त या प्राप्त पूंजी, यानी पेड अप कैपिटल। कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा नहीं दे पाते। जैसे सपोज करो एप्लीकेशन दे दी एक व्यक्ति ने, अलॉटमेंट भी दे दी, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाए,
तो जो पैसा हमारे पास आ गया है उसे हम पेड अप कैपिटल करेंगे। जो पैसा जनता से प्राप्त होगा उसे हम पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी कहेंगे, जो कंपनी के पास आ गया है। अनकॉल्ड अप कैपिटल, अभी मैंने बताया था आपको कि कंपनी अपना जो रुपया मंगाती है वो किस्तों में मंगाती है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब कंपनी ने क्या करा, 1 रुपया एप्लीकेशन में मंगा लिया, 2 रुपया अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, लेकिन सेकंड कॉल पे उसने कहा कि मैं आवश्यकता पड़ने पर मंगा लूँगी। जो पैसे नहीं मंगाए वो अनकॉल्ड अप कैपिटल होते हैं। ये पैसा जो है वो भविष्य के लिए कभी भी, जब भी कंपनी को आवश्यकता होगी पैसों की, तब वह मंगा सकती है। तो ये अनकॉल्ड अप कैपिटल होती है। सातवीं होती है संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो इसे आरक्षित पूंजी भी कहते हैं। रिजर्व यानी ये जो है, जो क्रेडिटर होते हैं उनके को सिक्योरिटी प्रदान करती है ये। इसको केवल हम कंपनी के डिसोल्यूशन यानी समापन पर ही इसको हम लेते हैं। ये कोई अंशधारियों को हम इसमें लाभांश वगैरह नहीं देते, ये केवल लास्ट में ही मिलती है।